हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी और हिंदी में देखने वाले हैं वाक्य रचना। देखिए, वाक्य क्या है? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को, यानी कि हम शब्दों को लेते हैं और वह शब्द सार्थक होने चाहिए और उन सार्थक शब्दों के मेल से जो वाक्य बनता है, जो स्वयं में भी एक अर्थ प्रकट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सीता सुंदर लड़की है। यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सुंदर सीता लड़की है शब्द आगे पीछे कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या है, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का अर्थ क्लियर नहीं हो रहा। तो इसलिए इसे हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता, तथा वाक्य होने के लिए इसका अर्थ निकलना चाहिए। यानी कि वाक्य वो तभी कहलाएगा जब उसका अर्थ निकले। अगर वो अर्थ नहीं निकलता तो वो आपका वाक्य नहीं कहलाएगा। आगे देखिए, वाक्य के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दो भेद है, अर्थ के हिसाब से देखेंगे और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखते हैं वाक्य कौन कौन से हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो वाक्य के 8 प्रकार हैं। तो यहाँ देखिए, पहला है विधानवाचक सूचक वाक्य। ये किस तरह का वाक्य है? देखिए, जिस शब्द से कोई जानकारी प्राप्त हो, कोई कार्य होने की अनुभूति होती है, उसे हम कहते हैं विधानवाचक सूचक वाक्य। देखिए, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण में, भारत एक देश है। तो देख रहे हैं कि भारत एक देश है, इसे हमें एक जानकारी मिल रही कि भारत क्या है, भारत एक देश है। दूसरा वाक्य देखिए, निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब कि जिस वाक्यों से किसी कार्य के न होने की जानकारी हो, वो क्या कहलाता है? आपका निषेधवाचक। नहीं के साथ अक्सर भाव प्रकट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। यानी कि जो नहीं शब्द लग जाने से निषेधवाचक वाक्य की रचना हो जाती है। आगे देखिए, आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसमें क्या है, प्रश्नवाचक। देखिए, शब्दों को ही आप तोड़ दीजिए, वहीं से आपको अर्थ क्लियर हो जाए। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह हो, प्रश्नवाचक वर्ड हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या, कौन, कैसे। जिन वाक्यों में ये घुस गया, ये समझ लियो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। जैसे भारत क्या है, क्या लग गया? अगर यहीं पे इसका हम आंसर दे दें, भारत एक देश है, तो इसका आंसर भी मिल गया। प्रश्न के साथ उन वाक्यों में जिसका उत्तर भी आपको मिल जाए, उसको उल्टा करने पे वो समझ लिया आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। राम के पिता कौन है? अब इसका उत्तर भी मिल जाए क्योंकि प्रश्नवाचक है, प्रश्न होगा तो इसका आंसर भी होगा। चौथा देखिए, आज्ञावाचक, और इसे विधि सूचक वाक्य भी कहा जाता है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना की जाती है, जिन शब्दों के माध्यम से, वह विधि सूचक या आज्ञावाचक शब्द कहलाते हैं या वाक्य कहलाते हैं। जैसे बैठो, हम ऑर्डर दे रहे हैं, बैठिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज्ञा प्रार्थना कर रहे हैं कि बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। तो ये क्या है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। ऐसे वाक्य जिससे प्रार्थना या फिर आदेश जाहिर होता है वो आपके कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आगे देखिए, 5वां है यहाँ पर विस्मयादि बोधक, यानी कि आश्चर्य में पढ़ना। जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से आप आश्चर्य में पढ़ जाते हैं वो आपके विस्मयादि बोधक होते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या है? एक डंडी लगाएंगे, उसके नीचे एक बिंदी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। उदाहरण में, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, और बल्ले, बच्चे जीत जाते हैं तो क्या बल्ले बल्ले, यह है कि हम जीत गए। तो क्या है, विस्मयादि, आश्चर्य प्रकट होना, क्या कहलाता है आपका? विस्मयादि बोधक। अब देखिए 6वां देखिए, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, जहाँ पे इच्छा प्रकट हो रही हो, इच्छा शब्द यानी कि अपनी फीलिंग्स को। देखिए आगे वाक्य में क्या दिया गया है, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध होता है। आशीर्वाद लोग इच्छा की अनुभूति देते हैं, जबरदस्ती नहीं देते, इसलिए आशीर्वाद को किस में रखा गया? इच्छावाचक वाक्य में, प्रार्थनावाचक में या फिर आज्ञावाचक में नहीं रखा गया। आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। आप क्या करें, इच्छा जता रहे हैं कि भगवान उसकी आयु को दीर्घ करे, बड़ी लंबी करे। 9 वर्ष मंगलमय है, 9 वर्ष की बधाइयाँ दे रहे हैं, कैसे?
बधाई दे रहे हैं अपनी इच्छा से, तो क्या है इसमें इच्छा प्रकटाए, जिन शब्दों से इच्छा प्रकटाए वो कहलाते हैं आपकी इच्छावाचक वाक्य। सातवां देखिए, सातवां है यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य। देखिए कुछ वाक्यों से हम संकेत करते हैं, जुबान से उसका प्रयोग तो करते हैं लेकिन वो किसी और की तरफ इंगित कर रहे होते हैं। जैसे जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, पूरा लाइन आप बोल रहे हैं लेकिन आपका इशारा कहीं और जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप, इशारा ही कर रहे हैं, संकेत ही कर रहे हैं। दूसरा है श्याम उधर गया है, आप फिर इशारा कर रहे हैं कि उधर की तरफ वो गया है श्याम, तो क्या ये दोनों आपके संकेतवाचक है। जहाँ पे आप फिर बोलते वक्त भी आपने हाथ का प्रयोग संकेत के रूप में करते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका संकेतवाचक वाक्य। आठवां है संदेहवाचक वाक्य, जिससे आप किसी काम के होने की, करने की, जाने की, आने की आशंका व्यक्त करें, संदेह व्यक्त करें, वो क्या कहलाता है आपका संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में देखिए, क्या वो आ गया है, देखिए क्लियर नहीं है, आ गया है, सिर्फ शंका है, शायद आया भी हो या न भी आया हो, तो क्या है यहाँ सिर्फ संदेह या शंका है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि वह आ गया है। दूसरा है क्या उसने काम कर लिया, यानी कि यहाँ पे भी अभी शक है, अभी क्लियर नहीं है कि उसने काम किया भी है या नहीं किया, तो यहाँ पे संदेह है कि शायद हुआ हो या न हुआ हो, तो ये क्या कहलाता है आपका संदेहवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके अर्थ के आधार पर वाक्य आपके समाप्त हुए। अब देखिए आपका है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए अर्थ के जो आधार पर वाक्य हैं इनसे प्रश्न कम उठते हैं, वरन आपके जो रचना के आधार पर वाक्य हैं इनसे प्रश्न उठते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इन्हें, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, तो मुकेश क्या है? उद्देश्य, और पढ़ना क्या है? विधेय। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एक सरल वाक्य है। राकेश ने भोजन किया, ये एक सरल वाक्य है। अब देखिए संयुक्त। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त शब्द बोलने से लगता है कि 2 वाक्य या एक साथ जुड़ गए हैं। संयुक्त अक्षर में क्या था? 2 अक्षर जुड़ गए थे, और यहाँ पे क्या है? वाक्य जुड़ेंगे। कैसे? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, ऊपर आपने सरल वाक्य देखे और कहा जा रहा है कि 2 या 2 से सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाचक कहते हैं। यानी कि एक जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है वो इन दोनों वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, प्रिय बोलो पर और सत्य नहीं। देखिए वो कह रहा है कि वह सुबह गया, सुबह तो गया, और ये और क्या है आपका? समुच्चय बोधक शब्द है, शाम को लौट आया। देखिए इसके एग्जाम्पल में हम समुच्चय बोधक बहुत सारे शब्द उन्हें एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? तथा, एव, या, अथवा और परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, इसलिए आदि। ये सब क्या है? आपके समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब देखिए आखिरी सेंटेंस हमारा रह जाता है मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक उपवाक्य है, उपवाक्य अर्थात 2 जो वाक्य होंगे वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। अन्य उपवाक्य आश्रित हो, देख रहे हैं कि वो किसी और अन्य वाक्य पर आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राधा ऐसे खेल रही है जैसे बच्चे खेलते हैं। देखिए अब ये 2 वाक्य हैं। कैसे 2 वाक्य हुए? अगर हम कह लें एक उपवाक्य है, यहाँ पे देखिए राधा ऐसे खेल रही है, ये आपका मुख्य उपवाक्य है, लेकिन इसका जो उपवाक्य है वो है जैसे बच्चे खेलते हैं। अगर हम इसमें एक सेंटेंस को हटा दें, जैसे हम बोल दें कि जैसे बच्चे खेलते हैं, अगर हम इतने शब्द को हटा दें तो देखिए क्या इसका स्वयं का जो हम ये वर्ड आगे बच रहा है, सेंटेंस बच रहा है, कि इसको हम स्वतंत्र रूप में बोल सकते हैं राधा ऐसे खेल रही है। ऐसे कहीं ना कहीं फिर किसी सेंटेंस की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अगर नहीं बोले तो क्या इस स्वतंत्र रूप से अपना एक सेंटेंस का वजूद दिखाएगा? वाक्य का वजूद दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा। इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहा गया, क्योंकि यह स्वतः ही पहला वाक्य ही किसी और पर निर्भर है। अगर हम दूसरे वाक्य को न बोले तो पहला वाक्य भी अपना वजूद नहीं रखेगा। दूसरा है अध्यापिका चाहती है। अध्यापिका चाहती है, ये क्या है? आपका मुख्य उपवाक्य है, और इसका अन्य जो इस पर आश्रित उपवाक्य है वो है आपका कि बच्चे मेहनत करेंगे।
एक वाक्य को छोड़कर पहले वाक्य को हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अध्यापिका चाहती हैं, क्या चाहती हैं ये आएगा, तो उसके लिए उसमें एक और लाइन जुड़नी पड़ेगी कि बच्चे मेहनत करें, कि बच्चे खेलें, कि बच्चे पढ़ाई करें। ये वर्ड इसमें जुड़ेगा तभी ये पहला वाक्य आपका पूर्ण कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।